आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सीएम धामी कैबिनेट की बैठक आयोजित, अहम प्रस्तावों पर लगी मोहर। स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को मिली मंजूरी। सीएम धामी ने रुड़की में महारुद्र यज्ञ में हुए शामिल। महामंडलेश्वर स्वामी यतीनंद्र से की मुलाकात, प्रदेश के खुशहाली के लिए की कामना। लोक पर्व फूलदेई, सीएम धामी ने अपने आवास पर मनाया धूमधाम के साथ। पारंपरिक गीतों के साथ की शुरुआत, बच्चों को सीएम ने दिया आशीर्वाद, प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना। हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत को बनाया प्रत्याशी, कार्यालय का विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया उद्घाटन। और उत्तरकाशी कलेक्ट्रेट कार्यालय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 23वें दिन धरना जारी। पेड़ों पर चढ़कर जताया विरोध, पुलिस को उतारने में करनी पड़ी बड़ी मशक्कत। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड सीएम धामी कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। बैठक में परिवहन विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को मंजूरी मिली। आपको बता दें कि देहरादून में पायलट प्रोजेक्ट चलेगा, जिसके तहत कार्य होंगे। सिटी बस और विक्रम संचालकों को पर्यावरण फ्रेंडली इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को क्रय करने के लिए सब्सिडी इत्यादि के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली को मंजूरी मिली है। कार्मिक विभाग के अंतर्गत ज्येष्ठता नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। एक चयन के स्थान पर एक चयन वर्ष को मंजूरी मिली। वन पंचायत संशोधन नियमावली को मंजूरी, इको टूरिज्म आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं शहरी विकास विभाग के अंतर्गत हरिद्वार में यूनिटी मॉल के निर्माण को 0.9 हेक्टेयर भूमि हरिद्वार विकास प्राधिकरण हस्तांतरित होगी। न्याय विभाग के अंतर्गत बागेश्वर, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में कुटुंब न्यायालयों में 18 पदों को मंजूरी दी गई। न्याय विभाग के अंतर्गत देहरादून, हरिद्वार और रुड़की में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना होगी। इसके साथ ही 9 पदों को मंजूरी दी गई। तीसरा हमारा ये मत था, ये हमारा परिवहन विभाग का मत था। एक नई नीति परिवहन विभाग इसमें लेकर के आया है, जिसमें माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। ये है उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024। तो ये पॉलिसी लेकर के आए हैं। तो इसमें जो हमारा देहरादून में इसको पायलट करने का उद्देश्य है, इसमें हमारे पास वर्तमान में मौजूदा सिटी ऑपरेटर हैं और विक्रम संचालक हैं, जो जिनकी जो गाड़ियां हैं वो काफ़ी पुरानी भी हो गई हैं और डीजल और पेट्रोल में के उसमें चलती हैं, डीजल पेट्रोल से चलती हैं। तो ये भारत सरकार से भी समय समय पे निर्देश आते हैं, तो क्लीन एनर्जी का हम लोग को यूज़ करना चाहिए, चाहे वो सीएनजी हो या ई व्हीकल हो। इसमें एनजीटी के भी काफ़ी डायरेक्शंस उसमें हैं। तो उनको प्रमोट करने के लिए एक प्रोत्साहन नीति लेकर के आई है, जिसमें यदि जो हमारे सिटी बस ऑपरेटर हैं वो अगर अपनी व्हीकल को समर्पित करते हैं, परमिट को समर्पित करते हैं, तो 25 से 32 सीटर अगर वो सीएनजी या वैकल्पिक ईंधन वाली गाड़ी लेते हैं तो 50% तक की सब्सिडी, 15 लाख, अधिकतम 15 लाख वो उनको कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। रुड़की के ज्ञानदीप आश्रम में चल रहे महारुद्र यज्ञ में शामिल होने पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां उन्होंने महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रनंद से मुलाकात की और उनका स्वागत भी किया। इस दौरान तमाम भाजपा के नेताओं ने भी शिरकत की। बता दें, रुड़की के ज्ञानदीप आश्रम में 17 मार्च तक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई राजनेताओं सहित तमाम धर्मगुरु शामिल होते आ रहे हैं। और इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे।
कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा झटका लगा। यहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव गोपाल रावत ने कांग्रेस छोड़ दी और उन्होंने जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वहां वो मौजूदा सांसद और केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्टी के दिशा निर्देश पर हजारों की संख्या में अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी के कई आला नेताओं के फोन उनके पास आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना मन बना लिया है कि वो कांग्रेस पार्टी में वापस नहीं जाएंगे और भाजपा ही ज्वाइन करेंगे। भाई देश के हालात जो है ठीक नहीं है कांग्रेस के प्रति। आज मोदी जी ने देश में ऐसा कर दिया है, घर घर लोग मोदी जी के नारे लगा रहे हैं, तो मोदी जी के जय जयकारे कर रहे हैं। उत्तराखंड में तो मोदी जी के साथ साथ बड़े भाई पुष्कर सिंह धामी जी के भी नारे लगा रहे हैं और साथ ही अजय भट्ट जी के भी नारे लगा रहे हैं कि इनने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है। और मेरे पास बहुत आ चुके हैं, लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से उनसे ये कह दिया है, मेरी आत्मा है राजा श्री रामचंद्र जी के प्रति। मैं किसी अन्य जगह नहीं जाऊंगा, केवल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करूंगा। जहां हरिद्वार लोकसभा से भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रत्याशी बनाया, वहीं इसको लेकर भाजपा के विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह को आलकमान ने हरिद्वार सीट से उम्मीदवार बनाया है। ये पार्टी का एक बेहतर निर्णय है और पार्टी का ये निर्णय बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरिद्वार सहित 5 उत्तराखंड की सीट भाजपा की झोली में आने वाली है। करते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। बहुत अच्छा डिसीजन पार्टी का रहा और मैं सोचता हूँ कि त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत अच्छा काम उन्होंने किया और बहुत ईमानदारी से काम किया। उनकी छवि एकदम साफ है और मैं सोचता हूँ कि उनका सोच है प्रदेश के लिए, उन्होंने जो मुख्यमंत्री रहते हुए कार्य कर रहा बहुत अच्छा रहा। तो त्रिवेंद्र जी हरिद्वार के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। मैं सोचता हूँ कि यहाँ की जनता उन्हें प्यार करेगी और भारी मतों से विजयी बनाएगी। हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ग्रास रूट स्तर तक पार्टी की तैयारी के बारे में जानकारी दी। आदित्य कोठारी ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर बूथ में पिछले मतदान की अपेक्षा इस बार पार्टी के पक्ष में 10% ज्यादा मत प्राप्त का लक्ष्य दिया गया है। 10% वोटों में हिसाब से यह जो भी चुनाव अभी तक संपन्न हुए हैं उत्तराखंड के अंदर, इन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ यहाँ की जनता ने दिया है। और जो भी हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी हमारे नेताओं के दौरे हो रहे हैं, हमारे चाहे वो जिला स्तर का ही नेता क्यों नहीं हो, सभी में, और अभी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सभी जिलों में कार्यक्रम हुए हैं, मातृशक्ति के कार्यक्रम हुए हैं, हमने लखपति दीदी के सम्मेलन किए हैं, स्वयं सहायता समूह के भी सम्मेलन किए हैं, अपार जन समूह जो उन कार्यक्रमों में जुड़ा है, निश्चित रूप से वो इस बात का संकेत देता है कि उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और पिछली बार जो मत भारतीय जनता पार्टी को मिला है उससे भी कहीं अधिक मत जो है भारतीय जनता पार्टी को इस समय मिलेगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर हमारे विरोधी प्रत्याशियों की जमानतें जब्त होगी। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में ओखल कांडा और धारी ब्लॉक से आए दर्जनों ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर उनके क्षेत्र की उदासीनता के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में यहां पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि काठ गोदाम हेड़ा खान कैलाश द्वार मोटर मार्ग पिछले 15 साल से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और कई दुर्घटनाएं इस दौरान हो चुकी हैं। सर्वे पर सर्वे हुए लेकिन सड़क नहीं बन पाई। सड़क कई जगह से
पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर नहीं है। सड़क मोटर मार्ग ठीक न होने की वजह से दर्जनों गांव के लोग प्रभावित हैं। वहीं बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने सहित फल सब्जियों को मंडी पहुंचाने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जल्दी ही सड़क निर्माण नहीं करवाया गया तो उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। शिव के रास्ते को जाने वाली कैलाश द्वार बबियाल पदमपुरी हड़ाखान सड़क 15 वर्षों से क्षतिग्रस्त है। सड़क को लेकर जनप्रतिनिधियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। हमारे सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी से मेरा निवेदन है कि धरती से लेकर आसमान तक आपकी सरकार है, आप इन ग्रामीणों के दुख को समझिए। हम किसी विरोधाभास से नहीं आए, हम अपनी समस्या के लिए आए हैं। ये देवभूमि है, इस सड़क को बनाया जाए। अगर सरकार इस सड़क को इसका संज्ञान नहीं लेती है तो इसका परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा। एनडी तिवारी के समय की रोड जो कि मतलब 15 साल से बंद पड़ी है। रोड का नाम है पदमपुरी हड़ाखान काठगोदाम, जिससे कि उसी में आगे मैं खुद बसागत हूँ। मेरा नाम है भोलादेव सुयाल। और वह जहाँ पर रोड टूटी है गैड़ाखान डांग बंगले के बगल में किलोमीटर मेरे ख्याल से 27 है पदमपुरी से वहाँ पर। तो उस रोड का जो है आगे हड़ाखान में मिलान होना है। जो रोड बनी है सिमलिया सानिनी रोड बनी है हमारे यहाँ की रोड से बाद में। हमारे यहाँ की रोड को जो है वो 15 साल से क्षतिग्रस्त है, तो क्षतिग्रस्त ही है। नेता लोग कोई भी उसके बारे में हमें आते हैं तो हमें ये दिया जाता है कि ये हादसा कि अभी तुम वोट दो, रोड को हम बनाएंगे। तो उसके बाद बस जैसे ही चुनाव हुआ तो चुनाव के बाद कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे विधानसभा के मालिक कोई भी मान नहीं हो, तो कोई भी इस मामले में कोई सुनवाई नहीं लेता है, केवल वोट तक लेते हैं, सुनवाई हो गया। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही बीजेपी ने टिहरी लोकसभा चुनाव के लिए कार्यालय का उद्घाटन कर दिया। टिहरी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने माला राजलक्ष्मी शाह को अपना उम्मीदवार बनाया। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के सालावाला चौक पर स्थित अपटमे में मसूरी विधायक गणेश जोशी ने रिबन काट कर कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय उद्घाटन से पहले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सहित कार्यकर्ताओं ने पूजा और हवन किया। वहीं कार्यालय का उद्घाटन कर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उनके नेतृत्व में इस बार बीजेपी लोकसभा के 400 सीटों के आंकड़े को पार करेगी। भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी विश्व का नंबर 1 नेता है। जहां अन्य पार्टियों ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रत्याशी घोषित हो गए। टिहरी लोकसभा से एक बार पार्टी ने विश्वास जताते हुए माला राजलक्ष्मी शाह जी को टिकट दिया है। आज उनके मसूरी विधानसभा के कार्यालय का उद्घाटन आज यहां पर हुआ है और हमने नेतृत्व को भरोसा दिलाया है कि पिछली बार से अधिक मतों से, पिछली बार 21,000 की लीड थी, इस बार 31,000 से अधिक मतों से इस विधानसभा से महारानी जी यहां से जीतेंगी। रामनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई वनग्राम मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण लंबे समय से सरकार से मूलभूत सुविधाएं देने के साथ ही वनग्रामों को राजस्व गांव बनाने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार की उपेक्षा के कारण यहां रहने वाले ग्रामीण परेशान हैं। ऐसा ही एक गांव रामनगर विधानसभा में सुंदर खाल है, जहां लगभग 2500 के आसपास वोटर हैं। यहां के ग्रामीण राजस्व गांव बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजस्व का दर्जा नहीं होने से गांव में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंटरनेट की सुविधा तक नहीं मिल पाती। वहीं राजनीतिक दलों की अनदेखी की वजह से लोग समाज की मुख्य धारा से कोसों दूर हैं। वोट देने का अधिकार तो है और देना भी चाहिए वोट। तो सरकारें जो बनती हैं वो सिर्फ हमें जो जनता को यूज किया जाता है सिर्फ एक वोट तक ही सीमित होता है। उसके बाद जो विकास की जो बारी आती है, तो सरकार अपना काम करने की जो चीजें आती है, सरकारें जब बन जाती है तो
गरीब जनता की सूट नहीं ली जाती है। ऐसा खास करके हमारे सुंदरखाल की वासियों के साथ होता है। यहाँ पे यूज किया जाता है और उसके बाद देखने के लिए प्रचार के कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आते, न सरकार के द्वारा कोई इस गांव के लिए ठोस निर्णय लिए गए। वैसे तो उनका मताधिकार तो उनका अधिकार है, लेकिन प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में बहिष्कार करना कोई उचित नहीं। प्रजातंत्र में जब वोट का ही महत्व होता है, तो उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन हमने बहुत कोशिश की है। विद्युतीकरण का भी कार्य हम लोगों ने किया था, आज भी खंभे गड़े। जहाँ विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा था वहाँ हमने सौर ऊर्जा के माध्यम से आज भी कई गांवों में आज भी जहाँ खराब होती हैं उनको ठीक कराने का काम करते हैं। हम नियमानुसार ही सारी चीजें हो सकती हैं, तो उन नियमों के आधार पर ही, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम कोशिश कर रहे हैं कि पक्का तो नहीं बन सकता, लेकिन इन छठों के माध्यम से विभिन्न बंदरामों में ये कोशिश हम कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस साथ ही अन्य राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस ने उत्तराखंड की हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। इस संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि उनके द्वारा नैनीताल लोकसभा सीट पर किसी भी प्रकार की कोई दावेदारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि नैनीताल सीट पर उनके चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है, साथ ही पैनल में उनका नाम भेजा गया है। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो उन्हें स्वीकार है। आपकी दावेदारी है, मैंने किसी भी सीट पर कोई दावेदारी नहीं की है, लेकिन ये भी तथ्य है कि नैनीताल सीट पे मेरा नाम चल रहा है। अगर पार्टी आदेश करेगी तो निश्चित रूप से चुनाव को लड़ने का काम करूंगा। दूसरा, आपने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस के लोग छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन वो भी गलत है, एक तरफा बात है, आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं। तथ्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 272 सीट की लिस्ट निकाली थी, अब तक उसमें से 7 लोग जो है टिकट छोड़ चुके हैं और चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। कुछ को जो है इस समय वैराग्य का ज्ञान बोध हो रहा है, भगवान बुद्ध की तरह वैराग्य ले रहे हैं। गुरुवार को रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने भाजपा हाईकमान द्वारा पौड़ी लोकसभा सीट पर पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाए जाने पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने कहा कि देश में ये लोकसभा सीट अनिल बलूनी के नेतृत्व में एक नया इतिहास रचेगी। अनिल बलूनी के प्रत्याशी बनाए जाने पर जहां एक और कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो वहीं जनता में भी भारी उत्साह देखने को मिला है। सीट से एक ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे शख्स को टिकट दिया है जो जनता में लोकप्रिय हैं, जनता के बीच में रहने वाले हैं और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, क्योंकि उनके राज्यसभा सांसद रहने पर जो लाभ हम लोगों को मिला है और रामनगर के लोग उनके साथ ही है। आज समय आया है ऋण चुकाने का। तो मैंने अभी जैसे पहले भी कहा कि मैं गांव गया था, 2-3 गांव, एक जगह तो भंडारा था, दूसरी जगह कुछ मिलने गया था, तो वहाँ के लोगों ने खुद ही कहा मुझसे नहीं कहा कि भाई ये जो यहाँ का टिकट हुआ है अच्छे आदमी को मिला है। रुड़की के सोनाली पार्क के पास गंगनहर के किनारे चाय की दुकान चलाकर गुजर बसर करने वाला गोताखोर मोनू जलवीर अब तक अपनी जान दांव पर लगाकर गंगनहर में डूब रहे सैकड़ों लोगों की जान बचा चुका है। निस्वार्थ भाव से लोगों की जान बचाने वाले मोनू जलवीर के कार्यों की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। मोनू जलवीर के साहसिक कार्य को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र सिंह डोभाल और एसपी देहात स्वप्न किशोर के द्वारा मैन ऑफ द मंथ का प्रशस्ति पत्र देकर मोनू को सम्मानित कर उसका हौसला बढ़ाया गया। मैं ज्यादा करते तो नहर में तो डूब जाता, उसे निकाल दो, या लाश जा रही है तो उसे निकालता हूँ। सोलानी पार्क में मेरी चाय की दुकान है छोटी सी, उसे मैं अब तक चलाते आ रहा हूँ। ज्यादा तो डूब जाता है या तो बह रहा है तई से, या कोई ज्यादा करते सुसाइड कर लेते हैं लोग, यहाँ ज्यादा करते सबसे ज्यादा सुसाइड ही होते हैं। इच्छे तो बचाने का काम करता हूँ मैं अब तक। बचाने अब तक गिनती नहीं करी है, बहुत है, सैकड़ों भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। मुझे कोतवाल साहब से फोन आया था, सिविल लाइन थाने से कोतवाल साहब था, उन्हें सुबह तैयार रहना है, कप्तान साहब ने अब तो बुलाया है ज्वालापुर। मैं वहाँ गया, मुझे मालूम चला सम्मानित पत्र हुआ है मेरा। लोहाघाट विधानसभा के खेती खान में युवाओं के द्वारा भाजपा सांसद अजय टमटा को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध करते हुए सांसद टमटा के विरोध में जोरदार नारेबाजी की गई। क्षेत्र पंचायत सदस्य सुशीला बोहरा,
गोष्ठी प्रधान रेणु वर्मा, बांज गांव प्रधान अरविंद देवपा के नेतृत्व में क्षेत्र के ग्रामीणों ने सांसद अजय टम्टा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने सांसद अजय टम्टा के खिलाफ आक्रोश जताते हुए कहा कि सांसद ने खेती खान के गोष्ठी गांव को गोद लिया था और सांसद टम्टा ने क्षेत्र में संचालित 40 योजनाएं संचालित करने की बात भी झूठी कही। अगर सांसद ने क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं तो उन्हें धरातल पर दिखाए। लोगों ने कहा आगामी लोकसभा चुनाव में अगर सांसद वोट मांगने आते हैं तो उनका पूरा क्षेत्र में जोरदार विरोध किया जाएगा। लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र की खेती खान में सांसद अजय टम्टा के ऊपर क्षेत्र की उपेक्षा करने और विकास कार्य न करने को लेकर गोसनी और बाजगांव के लोगों के द्वारा सांसद और वर्तमान लोकसभा चुनाव प्रत्याशी अजय टम्टा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोकसभा चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी। ग्रामीणों ने कहा कि सांसद के द्वारा गांव को गोद लेने के बावजूद कोई विकास कार्य नहीं किया गया, सिर्फ विकास कार्यों की झूठी अफवाह उनके द्वारा उड़ाई जा रही है। वहीं सांसद अजय टम्टा पर लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए लोहाघाट विधानसभा के लोकसभा चुनाव प्रभारी और पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रामदत्त जोशी ने सांसद टम्टा पर लगे आरोपों को निराधार बताया। लोकसभा में कुछ गांव ऐसे गोद लिए हैं, उन गांव के लिए गांव स्तर में क्या क्या हो सकता है, मूलभूत आवश्यकताएं गांव की क्या है। ये जो गोष्ठी वाला विषय आपने अभी कहा, ये शहर से लगा हुआ है, पास का ही गांव है। वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, ये इन चीज़ों की कोई विशेष इस प्रकार का बहुत आवश्यक ऐसा नहीं कि शहर के नज़दीक का गांव है, परंतु वहाँ पर जो पेयजल बिजनेस है या अन्य भी जो अन्य मदों हैं जो वहाँ की लोगों की आवश्यकता थी, उसके अनुरूप उन्होंने। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।